वो इतिहासकार FW क्या होगा अगर मैं कहूं कि 1857 में भारत के जिन सिपाहियों ने बगावत की थी वे तकनीकी रूप से बागी थे ही नहीं। मतलब ऐतिहासिक और संवैधानिक नजरिए से असली विद्रोही तो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद थी। ये तो इतिहासकार FW बकलर का वो मशहूर और चौंकाने वाला सिद्धांत है। मतलब ये इतिहास को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही पलट देता है। बिल्कुल। और यही कारण है कि 1857 की घटनाओं को एक साधारण बगावत कहना बहुत बड़ी भूल होगी। ये एक ऐसा ऐतिहासिक परिदृश्य है जिसे हम डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स कह सकते हैं, यानी एक बेहद उलझा हुआ और धुंधला सच। हाँ, और इसीलिए आज की इस गहराई से की जा रही पड़ताल का हमारा मिशन केवल कुछ तारीखों या युद्ध के मैदानों की कहानियों को दोहराना नहीं है। हमारे पास ऐतिहासिक विश्लेषण, कुछ नोट्स, प्रमुख नेताओं की जीवनियां और तमाम विचारकों के दृष्टिकोणों का एक पूरा अंबार है। सही बात है। हमें बस ये समझ दें कि ये भूचाल आखिर क्यों आया, इसके असली कर्ता धर्ता कौन थे और अलग अलग इतिहासकार इसे किस नजरिए से देखते हैं। मतलब वो कौन सी बारीक रणनीतियां थी जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी थी। ये सिर्फ कारतूसों से जुड़ी एक छोटी सी घटना तो कतई नहीं थी। बिल्कुल नहीं। देखिए, इस विषय की गहराई को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उस भ्रम को तोड़ना होगा कि ये कोई रातों रात भड़का हुआ गुस्सा था। जब हम स्रोतों को खंगालते हैं तो साफ दिखता है कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से ही पूरे 100 सालों तक शोषण और दमन का एक प्रेशर कुकर उबर रहा था। हाँ, एक सदी का दबाव। वही तो 1857 में तो बस उसकी सीटी फटी थी। तो उस तात्कालिक चिंगारी पर जाने से पहले हम उस बारूद को समझते हैं जो दशकों से इकट्ठा हो रहा था। अगर हम इसे आज की आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया के नजरिए से देखें तो लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां थी, विशेषकर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स या व्यापगत का सिद्धांत, वो बिल्कुल एक हॉस्टाइल टेकओवर की तरह था। हॉस्टाइल टेकओवर, हाँ, ये बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब बिना किसी बातचीत या समझौते के पुराने मालिकों को उनके ही बोर्डरूम से बाहर फेंक देना। एकदम सही। इस सिद्धांत ने रियासतों के अस्तित्व पर सीधा प्रहार किया था। नियम ये बना दिया गया कि अगर किसी भारतीय शासक का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसे गोद लिए हुए बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार नहीं होगा, जो कि उस समय की परंपराओं के बिल्कुल खिलाफ था। बिल्कुल। और इसके बहाने एक व्यापारिक कंपनी ने झांसी, सतारा, नागपुर जैसे स्वतंत्र राज्यों को रातों रात हड़प लिया। इससे हुआ ये कि राजाओं के मन में ये खौफ बैठ गया कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन बात सिर्फ राजाओं या राजघरानों तक सीमित थोड़ी थी। इस हॉस्टाइल टेकओवर का सबसे बड़ा शिकार तो आम आदमी हो रहा था। वो कैसे? स्रोतों में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि ब्रिटेन में उस समय औद्योगिक क्रांति पूरे शबाब पर थी। वहाँ की मशीनों से बने हुए सस्ते कपड़े भारत के बाजारों में बाढ़ की तरह आ गए थे। अच्छा, हाँ, इससे हमारा सदियों पुराना हथकरघा उद्योग, हमारे बुनकर और हस्तशिल्पी पूरी तरह तबाह हो गए। मतलब अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई थी। और इस आर्थिक तबाही का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक असर हुआ था। देखिए, हम अक्सर सेना और किसानों को अलग अलग करके देखते हैं ना, लेकिन 1857 के संदर्भ में ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। ब्रिटिश सेना के जो सिपाही थे वे असल में कौन थे? वे वर्दी पहने हुए किसान ही तो थे। वर्दी पहने हुए किसान, ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका अर्थ वाकई बहुत गहरा है। जी हाँ, जरा सोचिए, जब एक सिपाही छावनी में बैठा होता था तो उसे अपने घर से चिट्ठियां आती थी। उसे पता चलता था कि भारी करों और क्रूर भू राजस्व नीतियों के कारण उसका परिवार बर्बाद हो रहा है। उसकी पुश्तैनी जमीनें महाजनों के पास गिरवी रखी जा रही हैं। बिल्कुल। तो वो गुस्सा सिर्फ गांव तक नहीं रहा, वो सेना की बैरकों तक पहुंच गया। और इसी आर्थिक बर्बादी के बीच सामाजिक और धार्मिक मोर्चे पर भी एक खौफ पैदा हो रहा था। अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगाई और विधवा पुनर्विवाह कानून पास किया, जो कि समाज सुधार थे। हाँ, आज के आधुनिक नजरिए से देखें तो हम कहेंगे कि तो बहुत बेहतरीन समाज सुधार थे। फिर उस समय के लोग इससे इतने भड़के हुए क्यों थे? मैं अक्सर ये सोचता हूँ। क्योंकि हमें उस दौर की मानसिकता को समझना होगा। उस समय के रूढ़िवादी समाज के लिए ये समाज सुधार नहीं, बल्कि उनकी सदियों पुरानी संस्कृति और जीवन शैली पर सीधा और आक्रामक हमला था। अच्छा, उनका नजरिया अलग था। बिल्कुल। और इसके साथ ही ईसाई मिशनरियों का प्रबल प्रचार चल रहा था।
1850 में अंग्रेजों ने एक कानून पास किया जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी उसे अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। ओहो, यानी उन्हें लगा कि अंग्रेज अब कानूनी तौर पे लोगों को धर्म बदलने के लिए लालच दे रहे हैं। एकदम सही। इस कानून ने आम लोगों के मन में ये पक्का अविश्वास पैदा कर दिया कि ब्रिटिश सरकार योजनाबद्ध तरीके से हिंदू और इस्लाम धर्म को खत्म करके पूरे भारत को ईसाई बनाना चाहती है। यानी कमरा पूरी तरह से गैस से भर चुका था, सामाजिक बेचैनी, आर्थिक तबाही और राजनीतिक अधिग्रहण। ऐसे में बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी और नई एनफील्ड राइफल ने ठीक वही काम किया। हाँ, और वो घटनाक्रम आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। नई राइफलों के कारतूसों पर ग्रीस लगा होता था और उन्हें बंदूक में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। और ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि उस ग्रीस में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र थी और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सूअर हराम था। मतलब दोनों धर्मों की आस्था पर एक साथ चोट। वही तो। और इसी का नतीजा था कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। देखिए, मंगल पांडे की फांसी ने बैरकों में सन्नाटा तो खींचा, लेकिन वो डर का सन्नाटा नहीं था, वो तूफान से पहले की शांति थी। जो विस्फोट मंगल पांडे के रूप में हुआ, उसका असली असर 1 महीने बाद मेरठ में देखने को मिला। मेरठ की वो घटना 9 मई को 85 सिपाहियों ने उन कारतूसों को छूने से साफ मना कर दिया। और अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने पूरी छावनी के सामने उन 85 सिपाहियों की वर्दियां फाड़ दी। उन्हें बेड़ियां पहनाई। हाँ, और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये एक भयानक सार्वजनिक अपमान था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये पूरा घटनाक्रम अब सिर्फ धार्मिक भावना के आहत होने तक सीमित नहीं रह गया था। ये आत्मसम्मान के कुचले जाने का चरम बिंदु था। बिल्कुल। जब बाकी सिपाहियों ने अपने ही साथियों को, जिनके साथ वे युद्ध लड़ चुके थे, इतनी बुरी तरह जंजीरों में जकड़े हुए और अपमानित होते देखा, तो उनके भीतर का हर डर खत्म हो गया। बर्दाश्त की सारी हदें टूट गईं। और इसका नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन 10 मई को मेरठ छावनी में विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। सिपाहियों ने जेल तोड़कर अपने साथियों को आजाद किया, कई ब्रिटिश अधिकारियों को मार गिराया और वहां से वे सीधे दिल्ली की ओर निकल पड़े। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि दिल्ली जाने का ये फैसला कोई अंधी या बेतरतीब भागदौड़ नहीं थी। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक शुरुआत थी। यहीं पर स्रोतों को पढ़ते हुए मेरे मन में हमेशा एक उलझन पैदा होती है। अब मेरठ से जो सिपाही निकले वे युवा थे, हथियारबंद थे, जोश से भरे हुए थे, लेकिन जब वे दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपना नेता किसे चुना? 82 साल के एक बेहद कमजोर और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को। हाँ, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। मतलब वो जफर जो खुद अंग्रेजों की पेंशन पर जी रहे थे और जिनका साम्राज्य सिर्फ लाल किले की 4 दीवारी तक सिमट कर रह गया था। क्या इन प्रशिक्षित सिपाहियों द्वारा एक शक्तिहीन शायर को अपना नेता चुनना उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल नहीं थी? देखिए, पहली नज़र में देखने पर यह सच में एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल लगती है, लेकिन अगर हम उस समय के राजनीतिक परिदृश्य की गहराई में जाए ना, तो ये धारणा टूट जाती है। अच्छा, कैसे? सिपाही बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर इस स्थानीय सैन्य विद्रोह को एक अखिल भारतीय क्रांति का रूप देना है, तो उन्हें एक ऐसे चेहरे की जरूरत होगी जिसे पूरा देश मान्यता दे। पूरे भारत में वैधता या लेजिटिमेसी केवल मुगल सम्राट के नाम से ही मिल सकती थी। यानी उन्हें एक ऐसा ब्रांड नेम चाहिए था जिस पर सभी राजा और जनता भरोसा कर सकें। बिल्कुल। भले ही मुगलों की सैन्य शक्ति खत्म हो गई थी, लेकिन जनता के दिमाग में संप्रभुता अभी भी मुगलों की ही थी। और दिलचस्प बात यह है कि असली सत्ता जफर के हाथ में थी ही नहीं। एक सेकेंड, अगर सत्ता जफर के हाथ में नहीं थी तो फैसले कौन ले रहा था? सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद वहाँ एक कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया था। कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? एक तरफ तो वो एक पुराने राजा को गद्दी पर बैठा रहे हैं और दूसरी तरफ एक कोर्ट बना रहे हैं। ये व्यवस्था काम कैसे करती थी? यही तो इस क्रांति का सबसे आधुनिक पहलू है। मैं पढ़ रही थी कि इस कोर्ट में कुल 10 सदस्य थे, 6 सेना से और 4 नागरिक विभागों से।
वे बाकायदा बहुमत से फैसले लेते थे। सच में बहुमत से? हाँ, यानी एक तरह से ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जो एक सम्राट के नाम पर चल रही थी। असली नीतियां ये कोर्ट बनाता था और जफर केवल नाम मात्र के प्रमुख थे जिनके हस्ताक्षर से उन आदेशों को पूरे देश में कानूनी वैधता मिल जाती थी। ये तो सच में चौंकाने वाला है। मतलब एक राजशाही के आवरण के भीतर एक लोकतांत्रिक सैन्य परिषद काम कर रही थी। बिल्कुल, और इसी संदर्भ में वो बात आती है जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था, इतिहासकार F.W. बकलर का तर्क। उनका कहना था कि तकनीकी और संवैधानिक रूप से देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मुगलों के दीवान या एजेंट के रूप में शासन कर रही थी। इसलिए जब सिपाही अपने असली संप्रभु यानी मुगल बादशाह के झंडे तले लड़े तो वे वास्तव में विद्रोही नहीं थे, वे तो अपनी वफादारी निभा रहे थे। विद्रोही तो खुद ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने अपने ही बादशाह के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। ये नजरिया पूरी कहानी को एक नया ही आयाम दे देता है। खैर, दिल्ली तो इस तरह एक प्रतीकात्मक केंद्र बन गया, लेकिन अगर दिल्ली सिर्फ एक ब्रांड नेम था तो इस क्रांति की असली और सबसे भयंकर लड़ाई कहाँ लड़ी जा रही थी? असली लड़ाई क्षेत्रीय स्तर पर लड़ी जा रही थी। दिल्ली के अलावा कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार जैसे कई केंद्र थे जहां विद्रोह ने सबसे उग्र और घातक रूप लिया। और यहीं से हमारे सामने वो क्षेत्रीय महानायक आते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। माँ, और जब हम महानायकों की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्रोतों में सबसे ऊपर चमकता है। मणिकर्णिका, जो केवल 14 साल की उम्र में झांसी की रानी बनी। बहुत छोटी उम्र थी। बिल्कुल। 1853 में जब उनके पति गंगाधर राव का निधन हुआ तो अंग्रेजों ने उसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। रानी ने समर्पण करने से साफ इनकार कर दिया। उनकी वो बात बहुत मशहूर है ना? हाँ, उनका वो ऐतिहासिक उद्घोष था, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, अगर जीते तो जीत का फल चखेंगे और अगर युद्ध के मैदान में मारे गए तो निश्चित रूप से शाश्वत गौरव प्राप्त करेंगे। और उन्होंने सच में ऐसा ही किया। वो पुरुषों की पोशाक में पीठ पर अपने बच्चे को बांधे हुए लड़ती रही और मात्र 23 साल की उम्र में 18 जून 1858 को ग्वालियर में वीर गति को प्राप्त हुई। ह्यू ग्रोज, जो उस ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे जिन्होंने झांसी पर हमला किया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध टिप्पणी की। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने लिखा था कि रानी लक्ष्मीबाई विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक, सर्वश्रेष्ठ और सबसे बहादुर थी। ओहो, एक दुश्मन के सेनापति के मुंह से ऐसी तारीफ अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अकेली नहीं थी। स्रोतों में एक और नाम आता है वीर कुंवर सिंह का। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनकी उम्र। मैंने पढ़ा कि वो 80 साल के थे। हाँ, 80 साल। 80 साल का एक व्यक्ति ब्रिटिश सेना की आधुनिक तोपों और बंदूकों का सामना कैसे कर रहा था? यहीं पर रणनीति और स्थानीय भूगोल का महत्व समझ में आता है। कुंवर सिंह जानते थे कि आमने सामने की सीधी लड़ाई में अंग्रेजों की आधुनिक तोपें भारी पड़ेंगी, इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध की तकनीक अपनाई। अच्छा, गुरिल्ला युद्ध? हाँ, वे बिहार के जंगलों और पहाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। वे अचानक हमला करते, अंग्रेजों की रसद लाइनें काट देते और ब्रिटिश सेना के पलटवार करने से पहले ही गायब हो जाते। उन्होंने अपनी रणनीतिक समझ से कई बार ब्रिटिश जनरल्स को धूल चटाई। कमाल है। इसके अलावा कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब और उनके सेनापति तात्या टोपे ने भी मोर्चा संभाला। और अवध में बेगम हजरत महल ने तो लखनऊ में विद्रोह का इतना सशक्त नेतृत्व किया कि अंग्रेजों को लंबे समय तक वहां कदम नहीं रखने दिया। बिल्कुल। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों को ऐसी कड़ी टक्कर दी जिसकी ब्रिटिश साम्राज्य ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सब सच है। नेतृत्व में साहस की कोई कमी नहीं थी। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, मतलब इतनी भयानक टक्कर देने के बाद भी, इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह होने और साहसी नेतृत्व के बावजूद ये लोग हार कैसे गए? अंग्रेजों ने आखिर इन्हें कुचला कैसे? अगर हम 1857 के इस पूरे विद्रोह को एक विशाल स्टार्टअप की तरह देखें। एक स्टार्टअप मतलब आप इसे एक बिजनेस वेंचर की तरह देख रहे हैं? हाँ, जरा सोचिए, इस स्टार्टअप के पास एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया था, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। जुनून और जोश की कोई कमी नहीं थी। इनके पास रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे शानदार रीजनल मैनेजर भी थे जो अपने अपने इलाकों में कमाल का काम कर रहे थे। लेकिन उनके पास कोई हेड ऑफिस या सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नहीं था। सटीक। अलग अलग केंद्र एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा भविष्य का कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं था कि अंग्रेजों को भगाने के बाद सत्ता कैसे चलेगी।
और सबसे बड़ी बात, इस स्टार्टअप के पास फंड यानी संसाधनों की भारी कमी थी और इसके विपरीत अंग्रेजों के पास उस समय की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी थी। उनके पास था टेलीग्राफ। टेलीग्राफ ने वास्तव में इस युद्ध का रुख पलट दिया था। बिल्कुल, सूचना को नियंत्रित करने की ताकत। हाँ, अगर कहीं विद्रोह होता तो विद्रोही घोड़े पर बैठकर संदेश ले जाते, जबकि ब्रिटिश अधिकारी टेलीग्राफ के जरिए पल भर में दूसरी छावनी तक खबर पहुंचा देते थे। एक ब्रिटिश अधिकारी ने तो यहाँ तक कहा था कि टेलीग्राफ के उस तार ने ही हमारा गला घुटने से बचाया है। और आपके उस स्टार्टअप वाले उदाहरण को आगे बढ़ाए ना, तो इस स्टार्टअप का सबसे बड़ा दुश्मन उनका अपना मार्केट ही था। वो कैसे? क्योंकि भारत के ही एक बहुत बड़े वर्ग ने इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के बजाय ब्रिटिश कॉर्पोरेट का ही साथ दिया। ये एक कड़वा सच है जो ऐतिहासिक दस्तावेजों से उभर कर आता है। शिक्षित भारतीय, बड़े व्यापारी, जमींदार और सिंधिया, होलकर और निजाम जैसी कई बड़ी रियासतों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। उल्टा उन्होंने अंग्रेजों को सेना और रसद मुहैया कराई। और सोचने वाली बात है कि शिक्षित वर्ग ने अपने ही देशवासियों का साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि शिक्षित वर्ग को लगता था कि विद्रोही उन्हें वापस उसी पुरानी सामंती व्यवस्था में धकेल देंगे। वे मानते थे कि भारत के आधुनिकीकरण, विज्ञान और प्रगति के लिए ब्रिटिश शासन का बना रहना जरूरी है। ये इतिहास की एक बहुत ही दुखद विडंबना है। मतलब अपनों का ही समर्थन न मिलना और अंग्रेजों की आधुनिक तकनीक के सामने अंततः 1858 के मध्य तक ये विद्रोह को चल दिया गया और इसका परिणाम बहुत ही क्रूर था। बहुत क्रूर। ब्रिटिश सेना ने भयानक प्रतिशोध लिया था। गांवों के गांव जला दिए गए, लोगों को तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। लेकिन इस सब ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का युग समाप्त हो गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत सत्ता सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। यानी कंपनी का शटर डाउन और क्राउन का शासन शुरू। हाँ, और इसी के साथ अंग्रेजों ने एक बहुत ही खतरनाक नीति की औपचारिक शुरुआत की, जिसे हम फूट डालो और राज करो या डिवाइड एंड रूल कहते हैं। वो कैसे शुरू हुई? उन्होंने देखा कि 1857 में हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर लड़े थे। इसलिए उन्होंने भारतीय सेना का पुनर्गठन इस तरह किया कि अलग अलग जातियों और धर्मों के सैनिकों को अलग अलग रेजिमेंट में रखा जाने लगा, ताकि भविष्य में वे कभी एक होकर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती न दे सकें। बिल्कुल यही उनकी चाल थी। 1857 की धूल तो किसी तरह बैठ गई, लेकिन इसके बाद इतिहासकारों के बीच एक नई बौद्धिक जंग छिड़ गई। एक ऐसी बहस की एक घटना आखिर थी क्या हम वास्तव में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, जबकि दक्षिण भारत और पंजाब जैसे बड़े हिस्से इससे लगभग अछूते रहे? ऐतिहासिक स्रोतों में इस प्रश्न पर बहुत गहरा विभाजन है और हमें इन सभी दृष्टिकोणों को निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे सर जॉन सीले ने इसे बहुत ही सीमित रूप में पेश किया। उनके अनुसार ये केवल एक सिपाही विद्रोह या सीपॉय म्यूटनी था, जिसमें कोई देशभक्ति नहीं थी और न ही कोई राष्ट्रीय नेतृत्व था, जो कि स्पष्ट रूप से ब्रिटिश नजरिए से अपने शासन और अपनी क्रूरता को सही ठहराने का एक तरीका लगता है। सही कहा। दूसरी ओर 1900 के दशक की शुरुआत में वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे एक पूरी तरह से सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया। उन्होंने इसे भारतीय राष्ट्रवाद के चश्मे से देखा। और फिर डॉक्टर आरसी मजूमदार का वो बहुत ही मशहूर और कड़वा तर्क आता है। डॉक्टर मजूमदार का स्पष्ट कहना था कि 1857 का विद्रोह न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। हाँ, ये बहुत ही चर्चित बयान है। उनका तर्क था कि उस समय तक भारतीय राष्ट्र जैसी कोई अवधारणा ही नहीं थी। लोग अपनी अपनी रियासतों, धर्मों और व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे। हिंदू मुस्लिम एकता भी किसी राष्ट्रीय विचार के कारण नहीं, बल्कि अंग्रेजों के रूप में एक साझा दुश्मन होने के कारण थी। और इस बहस में मार्क्सवादी इतिहासकारों का भी अपना एक अलग नजरिया है। वे इसे विदेशी साम्राज्यवाद और सामंती बंधनों के खिलाफ किसानों और सैनिकों का वर्ग संघर्ष मानते हैं। रुकिए, यहाँ मुझे स्रोतों में एक भारी विरोधाभास नजर आता है। मार्क्सवादी विचारक इसे वर्ग संघर्ष कह रहे हैं, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, ये सब तो खुद राजा रजवाड़े और सामंत थे। हाँ, ये तो है। तो फिर एक सामंती राजा के नेतृत्व में लड़ा गया युद्ध सामंतवाद के खिलाफ वर्ग संघर्ष कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है
और यही कारण है कि मार्क्सवादी सिद्धांत की कई इतिहासकार आलोचना भी करते हैं। हालांकि मार्क्सवादियों का तर्क ये है कि आम सैनिक और किसान ही इस विद्रोह की असली रीढ़ थे और उन्होंने मजबूरी में इन राजाओं को अपना नेता माना क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अच्छा, वो इसे इस तरह देखते हैं। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसी घटना है जिसे आप किसी एक बॉक्स में फिट नहीं कर सकते। तो इस इतने बड़े और विस्तृत विश्लेषण का सार क्या निकलता है? भले ही 1857 का ये महाविद्रोह सैन्य रूप से हार गया हो, भले ही इतिहासकार इसे अलग अलग नामों से पुकारते रहें, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए थे। बिल्कुल। इस क्रांति ने यह साबित कर दिया कि भारतीय अजेय अमामी आने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं। इसने आने वाले 90 सालों के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक भावनात्मक प्रेरणा का काम किया। सही कहा। ये एक ऐसा ज्वालामुखी था जिसने ब्रिटिश शासन के आत्मविश्वास को हमेशा के लिए झकझोर दिया। इस घटना ने भारतीयों को ये सिखाया कि जब शोषित वर्ग संगठित होकर खड़ा होता है तो सत्ता कितनी भी शक्तिशाली क्या ना हो, उसे झुकना पड़ता है। और अब इस गहन चर्चा को समेटते हुए स्रोतों के आधार पर कुछ ऐसा जो हमें थोड़ा और गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। हमने देखा कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी इस विद्रोह से पूरी तरह दूर रहे क्योंकि उन्हें लगता था कि आधुनिकीकरण के लिए ब्रिटिश शासन जरूरी है। हाँ, ये हमने डिस्कस किया। लेकिन जरा इस बात पर गौर किया जाए, अगर उस समय भारत का वो बुद्धिजीवी, दूरदर्शी और शिक्षित वर्ग उन सिपाहियों, किसानों और क्षेत्रीय राजाओं के साथ खड़ा हो जाता तो क्या होता? ये इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प क्या होता अगर है। उलझे हुए पन्ने ही हमें भविष्य के लिए सबसे गहरे और स्पष्ट सबक सिखाते हैं कि जब तक किसी समाज के सभी वर्ग एक साथ नहीं आते, तब तक बड़ी से बड़ी क्रांति भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाती।